ओके, मैं कह रहा था कि ये आपकी कोर्स आउटलाइन है। अब जैसे हम यहाँ तक 7 तक आप पढ़ चुके हो, 8 में आपके पास फिर आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन आप पढ़ चुके हो, डेटा को किस तरह से इनकैप्सुलेट करके एक जगह पे रखते हैं। डेटा हाइडिंग आप पढ़ चुके हो, किस तरह से आपने अपने डेटा को हाइड करना है। एक्सेस मॉडिफायर आप पढ़ चुके हो कि नंबर 10 के अंदर कि आपने किस तरह से किसी को एक्सेस मॉडिफाई करना है। अगर कोई प्राइवेट है तो पब्लिक कैसे करते हैं, पब्लिक है तो उसको प्रोटेक्टेड या प्राइवेट के अंदर कैसे लेकर जाते हो आप। फिर मेथड ओवरलोडिंग आप पढ़ चुके हो। इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक प्रोग्राम की खसूसियत, एक ऑब्जेक्ट की खसूसियत आप किसी दूसरे प्रोग्राम में दे रहे हो। जैसे आपके हम मोस्टली जगहों पे math.h या सिस्टम की जो आपके पास आती है या conio.h या इस तरह की जो दूसरी लाइब्रेरीज है उसके हवाले से बात की थी। पॉलीमॉर्फिज्म, किसी भी एक चीज़ को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके पॉलीमॉर्फिज्म कहला रहे होते हैं। फिर फाइनल वेरिएबल, मेथड एंड क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड क्लासेस, ये पढ़ चुके आप। मैंने आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है फाइनल वेरिएबल और इंटरफेस और सी गार्बेज कलेक्टर। 14 और 17 आपको असाइनमेंट में मैंने दिया था। आज की क्लास में जो हम देखेंगे वो आपके पास 18 और 19 होगा। तो ये तकरीबन कुछ टोटल 19 टॉपिक्स थे आपकी पूरी कोर्स आउटलाइन में। हमने ये सारे कोर्स आउटलाइन के ऑलमोस्ट टॉपिक देख लिया। आज की जो लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे। इसके अलावा हमने कुछ प्रोग्राम्स देखे, प्रोग्राम्स के सिंटैक्स देखे हैं, उसकी बेसिक देखी है कि आप अपनी सी की बेसिक्स के लिहाज से जो मतलब सी के अंदर किस तरह से आप प्रोग्रामिंग करते हो, सी हैश के अंदर क्या उसकी बेसिक्स होती हैं, किस तरह से आपने लूप लगाना है और डिफरेंट तरह के आपके पास चीज़ें। आज जो मैंने आपको चीज़ें दी हैं उसके अंदर आपके पास एक असाइनमेंट की फाइल आई होगी आपके पास, सही है। उस असाइनमेंट की फाइल के कहाँ अंदर पर सर? जी कहाँ पर आई होगी असाइनमेंट की फाइल? मैंने असाइनमेंट की फाइल आपके समीप को फॉरवर्ड की है। खैर आप असाइनमेंट की फाइल अभी यहाँ पे भी देख लेंगे। सर ये 1 और 2 आपने पढ़ा है? 1 और 2 जी। द नीड फॉर अ बेटर अप्रोच, एन ओवरव्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग फेस्ड इन सर ये तो फंक्शन पहली ओरिएंटेड। क्लास का काम है ना। देखो, ओवरव्यू ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड इन फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दो तरह की आपके पास प्रोग्रामिंग थी, एक थी आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक थी फंक्शन ओरिएंटेड। जिसके अंदर ठीक है। स्टार्ट में जब आपकी क्लास यहाँ पे फिजिकल होती थी तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि फंक्शन ओरिएंटेड के अंदर आपके पास फंक्शन से रिलेटेड प्रोग्राम बनते थे और सारे ऑब्जेक्ट एक ही फंक्शन के अंदर मौजूद था कि भाई ये कैलकुलेटर का फंक्शन है। अब उसी के अंदर ऐड, सब्ट्रैक्ट, इनपुट आउटपुट सब उसी के अंदर आता था। उसके अंदर टाइम लगता था डीबग करने में, उसको प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंदी होता था, पढ़ने में मसला होता था। आपको अगर कोई चीज़ मिल जाती थी तो उसका लिंक करना किसी दूसरे से बहुत मुश्किल होता था। इस तरह की आपके पास डिफरेंट चीज़ें बताई गई है। नंबर 2 भी आपको इसी तरह से बताया हुआ है। आपके पास अप्रोच क्या होगी किसी भी दोनों टॉपिक्स में से अच्छी, जिसको कहना चाहिए। सर 2 क्या था? बेटर अप्रोच कौन सी है आपके पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फंक्शन ओरिएंटेड? चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर क्या है बेटर अप्रोच, फंक्शन ओरिएंटेड है या ऊप्स है, क्या लिखोगे? जाहिर सर बात बाद है में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आई है तो यही होगी। ऐसी बात है। देखो, फंक्शन ओरिएंटेड उस वक्त तक अच्छा था जब आपके पास छोटे फंक्शंस के ऊपर वर्किंग की जा रही होती थी। छोटे छोटे से प्रोग्राम बना लिए तो किसी को पता नहीं चलता था, या आप उसको आराम से डीबग कर लिया करते थे। उसकी कम से कम लाइन ऑफ कोड लिखे जा रहे होते थे तो उसमें इतना इशू नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे आपका काम बढ़ता गया, जैसे जैसे आप ये कहो कि आपके पास चीज़ें बढ़ती गई, आपके पास इशू सर बढ़ता गया। फिर सर, इसकी पीपीटी मिल जाएगी? इन सब की पीपीटी मैं आपको दे चुका हूँ। सर मेरे पास नहीं है इसलिए मैं आपसे मांग रहा था। चलो, अगर आपके पास पीपीटी नहीं मौजूद है तो आप ले लेना उससे। यार मैं आपको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप। आप मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको दे दूँगा। ये देखो, ये है आपके पास असाइनमेंट की जो फाइल दी है। इसके अंदर तकरीबन आपके पास 1 2 3 प्रोग्राम भरे हुए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रोग्राम्स के लिहाज से। पहला क्वेश्चन है, क्रिएट अ क्लास। एक आपने एक ऐसी क्लास बनानी है और उसको नाम देना है स्टूडेंट का। स्ट्रिंग वेरिएबल जो है नेम एंड इंटीजर वेरिएबल रोल नंबर, दो इनपुट लेने हैं। एक स्ट्रिंग वेरिएबल जो कि नेम के नाम से होगा और दूसरा लेना है इंटीजर वेरिएबल और उसको आप बोलोगे रोल नंबर।
और रोल नंबर को 2 असाइन करोगे वैल्यू, नेम को जॉन असाइन करोगे, और फिर आप उसका एक ऑब्जेक्ट बना के क्लास स्टूडेंट बना के उसको इन दोनों चीजों को वहां पे प्रिंट आउट में शो करोगे। फिर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड 3, 4 एंड 5 यूनिट by creating a class named triangle without any perimeter in its constructor। अब जैसे हमने वहाँ पे स्क्वायर का देखा था, जैसे हमने वहाँ पे एरिया और पैरेललोग्राम का देखा था, वैसे ही यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने को कहा है। आपसे कहा है कि एक आपने प्रोग्राम लिखना है जिसका नाम ट्राइंगल होगा, और ट्राइंगल की 3 साइड लेनी है, जिसमें से एक 3, एक 4 और एक 5 सेंटीमीटर कर लो, मीटर कर लो, यूनिट्स कर लो, व्हाटएवर। और फिर आपने उस का एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकालना, उसका फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा कि ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये आता है, राइट अ प्रोग्राम दैट विल प्रिंट द इंफॉर्मेशन नेम, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी और एड्रेस ऑफ 3 एम्प्लॉय बाय क्रिएटिंग क्लास नेम एम्प्लॉय। द आउटपुट शुड बी एज फॉलो। अब देखो यहाँ पे आपको हर चीज के बाद एक स्पेस नजर आ रहा है, सही है ना। अगर आपको याद हो तो _t करके आप टैब यूज कर रहे थे, आप उससे भी इसको बना सकते हो। आप स्पेस बार, बहुत सारे स्पेस बार दबा के प्रेस करके भी आप इस चीज को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जब आप अपना आउटपुट चलाओ, जब आप अपना प्रोग्राम चलाओ, तो आपका आउटपुट इस तरह के फॉर्मेट में आपको शो हो रहा हो। ये 3 प्रोग्राम बनाने को दिए थे मैंने, ये 3 चीजें दी है मैंने फाइल, जिसको आपने देखना है। ओके, आज की क्लास का जो हमारे पास टॉपिक, अच्छा देख लो इसके अंदर से कोई और टॉपिक रह गया है, आपको पीछे किसी टॉपिक में से कोई बात पूछनी है, फिर उसके बाद हम अपना 18 और 19 वाला जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। सर अभी 18-19 कर ले, फिर अगर किसी चीज में मसला हुआ फिर पूछ लेंगे। ये मेरे ख्याल से शायद आपकी लास्ट क्लास है। जी सर। वेल कंफर्म नहीं है, लेकिन ये शायद आपकी लास्ट क्लास है। सर यूनिवर्सिटीज तो 1 फेब से खुलेंगी ना। अच्छा, सर सेमेस्टर जब तक एग्जाम नहीं होंगे क्लास तो जब तक होगी ना। जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होते क्लास तो जब तक होगी ना। खैर मैं पूछ ले रहा हूँ, उसका इतना इशू नहीं। खैर आप वैसे पूछो, अगर खैर जरूरी नहीं है कि क्लास हो तो या पूछो, आप वैसे भी कभी पूछना चाहो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई इतने इशू की बात नहीं है। तो अभी कोई बात पूछनी है इसमें से आपको? ऊपर देख लो, सारी स्लाइड्स मैं समीप को दे चुका हूँ, सही है, आप उससे ले सकते हो, या अगर आपको नहीं मिली तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ऊपर 1 से 17 तक में कोई इशू नहीं है। इसमें 14 और 17 जो है ये आपके असाइनमेंट में गया था, ये आपका असाइनमेंट था। यस सर, दे गार्बेज कलेक्शन। और ये आपका असाइनमेंट था। बाकी इसके अलावा आपको बाकी सारे टॉपिक्स इस तरह से हैं कि अलग अलग से नहीं पढ़ाए गए, अगर तो ऐसे पढ़ा दिया जैसे आपको इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म एक साथ पढ़ा दिया है, मेथड और क्लास आपको एक साथ पढ़ा दिया है, या क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड क्लासेस एक साथ पढ़ा दिया है। इस तरह से आपको एक एक दो क्लासेस मिक्स करके पढ़ाई हुई है। जैसे हमने डेटा हाइडिंग और डेटा मॉडिफायर एक साथ पढ़ा है, कंस्ट्रक्शन जी और सर। इनकैप्सुलेशन एक साथ पढ़ा है आपने, और फिर स्टार्टिंग की जो आपके पास क्लास है 1, 2, 3 और 4 ये एक साथ पढ़ा है। इस तरह की आपके पास क्लास है। सर फाइनल वेरिएबल क्या था ये? फाइनल वेरिएबल क्या, आखिर का वेरिएबल क्या आएगा आपके पास, ये आपके असाइनमेंट में था। मतलब ठीक है सर, मैं देख लूँगा। अभी तक आपको कोई इशू नहीं है। फिर हम मूव करते हैं अपने 18
और 19 की तरह। जस्ट अ सेकंड, टॉपिक नंबर 18 और 19 कहाँ पर है? या एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, ये स्लाइड भी मैं देख चुका हूँ और ये स्लाइड जो ली गई है वो उसका लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। जितनी भी पीपीटीज हैं उनके लास्ट में प्रोवाइड किया गया था। ये वर्ड की फॉर्मेट के अंदर फाइल है, तो इसका मैंने लिंक आपको वहीं हेडिंग के साथ ही प्रोवाइड कर दिया। एक्सेप्शन हैंडलिंग चल रही है आपके पास, और फिर नीचे आके आपके पास स्टार्ट होती है CO फाइल IO और IO इनपुट आउटपुट, और उसका लिंक आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग की। अगर वैसे ही वर्ड के लिहाज से पूछा जाए क्या चीज होती है एक्सेप्शन, आपके ख्याल से क्या मतलब निकलता है एक्सेप्शन का? आप क्या सोचते हो क्या होता है एक्सेप्शन? जी हाँ मेरे जीशान, क्या होता है एक्सेप्शन? सर प्रॉब्लम होती है एक तरह की। एक्सेप्शन एक्सेप्शन प्रॉब्लम एक्सेप्शन कब से होने लगी मेरी जान? ओके ओके, ये किसने बताया था प्रॉब्लम होती है? सर मैंने। शान है। ओके, आमिर आप क्या कहते हो, क्या चीज होती है ये एक्सेप्शन? किस छोटी सी बला का नाम है ये? सर एक्सेप्शन का मीनिंग जो है ना, रियायत। कह सकते हो यार। चलो, कुछ हद तक दोनों ही आप सही हो। एक्सेप्शन का मतलब है कि ऐसी चीज के आप कहते हो कि यार ये ना हो, मतलब हम चाहते हैं कि यार सारा काम मौजूद है, सारी चीजें सारे फंक्शन अगर परफॉर्म हो रहे हैं, एक्सेप्ट ये काम ना हो, या अगर ये काम हो रहा है तो इसकी जगह पर आप इस तरह की चीज शो कर दो। अब एक्सेप्शनल हैंडलिंग का मतलब क्या है? जब आपके पास कोई एक्सेप्शनल केसेस आ रहे हो, जब आपके पास कोई ऐसा केस आ रहा हो जो मतलब जैसे कि पता है कि यार ये चीज आ रही है और ये एरर जनरेट कर सकता है, या ये हमारा आउटपुट नहीं होगा, ये हमारी वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई भी इस तरह की वैल्यू आती है, तो ऐसी चीज को आप बोल रहे हो एक्सेप्शन हैंडलिंग। जब आप प्रोग्रामिंग की बात करते हो तो आपके पास बहुत तरह के एक्सेप्शन हैंडलिंग आ रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब आप अपना प्रोग्राम रन करते हो तो नीचे आपके पास बहुत तरह के इश्यूज लिखे हुए आते हैं। जब आप अपना प्रोग्राम सही नहीं लिखते, कहीं कॉमा सही नहीं लगाया, या कोई आपने चीज़ इनिशियलाइज नहीं करी, या इस तरह के डिफरेंट जब आप काम हमसे हमारी वर्किंग के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे, तो नीचे हमारे पास कुछ एरर लिखे हुए आ रहे होते हैं। डिफरेंट तरह के आपके पास एरर लिखे हुए होते हैं। वो एरर जो होते हैं वो कहलाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि यार अगर आपका एरर आ रहा है तो इस चीज को एलिमिनेट करो। वो बता रहे होते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर आपके पास जनरेट हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दो चीजें डिवाइड कर रहे हो और किसी चीज और जो डिविडेंड है जो नीचे लिख रहे हो डिवाइड में, वो आपके पास जीरो है। अब आपको सबको पता है कि जब भी किसी चीज को जीरो से डिवाइड करो तो एरर जनरेट होता है। तो इस तरह के आपके पास प्लस माइनस की या डिवाइड मल्टीप्लाई की जो चीजें हैं जो आपके पास एक्सीड कर रही होती हैं, तो हम वहां पर एक एरर जनरेट करते हैं। ये एरर सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं आता, ये एरर आपके इनपुट आउटपुट्स के ऊपर भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई चीज इनपुट करनी है नंबर के फॉर्मेट में, लेकिन मैं अल्फाबेट्स प्रेस कर रहा हूँ, या मुझे अल्फाबेट के फॉर्मेट में लिखनी है लेकिन मैं नंबर्स को एंटर कर रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में मेरे पास जो एरर जनरेट हो रहा होता है वो बहुत सारी चीज लिखी होती है कि /00। अभी आगे जाके आपको एरर नजर आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस चीज को एक्सेप्शनल है, एरर बोल रहे हैं। तो उन चीजों को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले से ही कुछ वैल्यूज को डिफाइन कर देते हैं। यार अगर इस तरह का कोई फंक्शन बन रहा है तो उसकी जगह पर ये आंसर आ जाए, ये बन रहा है तो हमें इस तरह का आउटपुट जनरेट कर दे। डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट एरर्स के लिहाज से हमने डिफरेंट एक्सेप्शनल आउटपुट जनरेट करा। जैसे वहां पे आपके पास इफ एल्स के अंदर, एल्स की आपके पास मैं कह रहा था एक डिफॉल्ट वैल्यू रखो। मोस्टली वो डिफॉल्ट वैल्यूज कौन सी होती थी, जो आपके एरर को बताती थी कि भाई आपका जो एंटर किया हुआ पासवर्ड है या आईडी है वो सही नहीं है। तो वो जो एक केस हम आखिर में कर रहे होते थे वो एक सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग थी कि यार अगर हमारा जो ऊपर गिवन कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती बाय एनी मीन, तो इन दैट केस
एक्सेप्शनल केसेस में हम अपना आउटपुट जो है एज अ एरर जनरेट कर दें। तो एक्सेप्शन की हैंडलिंग होती क्या है? एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम दैट अराइजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। A C hash exception is a response to an exceptional circumstances that arises while a program is running, such as an attempt to divide by zero. ये आपसे कह रहा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है एक तरह का प्रॉब्लम होता है या प्रॉब्लम इंडिकेटर होता है जो कि उस वक्त जनरेट होता है जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो। सी हैश में ये चीज उस वक्त अराइज होती है, उस वक्त जनरेट होना शुरू होती है जब आपका प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में हो, जब आप उसको एग्जीक्यूट का की प्रेस करो और आपने कोई कमांड गलत लगा दी, कोई लूप गलत लगा दिया, या आपने आप 0 से 5 के बजाय आपने लिमिट तो दी 0 से 5, लेकिन आप 0 से -1 -2 की तरफ जा रहे हो, आप उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपके पास मैसेज क्रिएट होता है, जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, जो आउटपुट या कहोगे जो रिजल्ट आपके पास जनरेट होता है, वो कहलाता है आपके पास एक्सेप्शन। अब exception provide a way to transfer control from one part of a program to another. C hash exception handling is built upon 4 keywords: try, catch, finally and throw. यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक्सेप्शन जो है आपके प्रोग्राम को का जो कंट्रोल होता है वो प्रोग्राम के जो कंपाइलर है या जो आपका प्रोग्राम का इंटरप्रेटर है, जो रनर है, उससे लेकर आपको प्रोवाइड कर रहा होता है या उस प्रोग्राम से लेकर दूसरे पार्ट को प्रोवाइड कर रहा होता है। और इस हैंडलिंग को क्रिएट करने के लिए, रन करने के लिए 4 तरह के वर्ड का यूज किया जाता है। सबसे पहला आता है आपके पास ट्राई, फिर आता है आपके पास कैच, तीसरा आता है आपके पास फाइनली, और चौथा होता है आपके पास थ्रो। जब हम बात करते हैं ट्राई की, तो ये अपने नाम के हिसाब से ही काम कर रहा है। ट्राई कोशिश कर रहा होता है कि यार अगर इसके अंदर हम डिफरेंट तरह के एक्सेप्शंस प्रोवाइड करते हैं, 0 से डिवाइड कर दिया तो इस तरह का होगा। अगर मुझे लेट से नेशनल नंबर जनरेट करना है लेकिन मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस का साइन आ रहा है, तो उसके सिचुएशन में क्या होगा। अगर मैं इंटीजर ले रहा हूँ लेकिन मैं वैल्यू फ्लोट की दे रहा हूँ, या लेट से कि मैं इंटीजर वैल्यू है लेकिन रिजल्ट मेरा फ्लोट के अंदर आ रहा है, उस सिचुएशन के अंदर मेरे पास क्या होगा। फिर कैच जो है वो आपके एक्सेप्शन को हैंडल करता है। फाइनली और थ्रो जो है आपके फाइनल डेस्टिनेशन होती है। फाइनली बताता है कि फाइनली अब आपने इसको कैसे रिजॉल्व करना है, या फाइनली इन 3-4 चीजों में से कौन सी चीज आपने वर्किंग कंडीशन में लेकर आनी है। थ्रो क्या करता है? थ्रो उस कंडीशन को फेंक देता है, उसके ऊपर वर्क नहीं करता, उस प्रॉब्लम को शो अप नहीं करता। अब यही चीज यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। ट्राई क्या करता है? ट्राई ब्लॉक। सही, इसको समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जितनी भी चीजें हैं ट्राई, कैच, फाइनली या थ्रो, ये सब एक सॉर्ट ऑफ ब्लॉक के अंदर काम करते हैं। ब्लॉक से मतलब ये है कि इनकी एक अपनी बॉडी होती है। अगर ये इस एक्सेप्शन केसिंग के अंदर वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो इनके डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, और ये अपनी ब्लॉक के अंदर आपको आउटपुट रिस्पॉन्स जो है, आउटपुट जो है उनका प्रिंट शो कर रहे होते हैं, या उनका प्रिंट इनके ब्लॉक्स के अंदर लिखा जाता है। तो ट्राई क्या करता है? अ ट्राई ब्लॉक आइडेंटिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड for which particular exception is activated. It is followed by one or more catch block. Try block क्या करता है? Try block आइडेंटिफाई करता है कि आपके पूरे कोड के, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड की, तो हम बात कर रहे थे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। अब आपने प्लस का ऑब्जेक्ट बनाया, माइनस का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, तो वो सारे जो आपने छोटे छोटे से पार्ट बनाए, छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट बनाए हैं किसी कैलकुलेटर में या किसी दूसरे फंक्शन में, तो वो ब्लॉक ऑफ कोड कहला रहा है। ब्लॉक अगर ऐड का फंक्शन बनाया है, ऐड का ऑब्जेक्ट है, तो वो ऐड का ब्लॉक ऑफ कोड कहता है। सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई के लिए आपने कोई ब्लॉक लाइन्स लिखी है, कोई आपने फंक्शन बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, तो वो आपको उसी का सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई का ब्लॉक ऑफ कोड कहला रहा होगा। ट्राई क्या करता है? ट्राई उन ब्लॉक ऑफ कोड में से आइडेंटिफाई करता है कि किस पर्टिकुलर के अंदर एक्सेप्शन आ रही है और कौन सी। फिर इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर ही डिफरेंट तरह के आपके पास कैच के प्रोग्राम या कैच के ब्लॉक होते हैं।
वो कैच के ब्लॉक क्या करते हैं, आपके इन प्रॉब्लम्स को कैच करते हैं। या आप इस तरह से भी कह सकते हो कि आपने जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, आपने ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, ये जो आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, आप इनके साथ इन एक्सेप्शन केसेस को यूज कर लेते हो। ट्राई, हर एक के साथ आपने ट्राई और कैच लिख लिया। बहुत सारी कंडीशन ऐसी है जहां पे आपका प्लस की कंडीशन, प्लस की कमांड नहीं चल रही होगी। बहुत सारी कंडीशन ऐसी है जहां पे आपकी माइनस की कमांड नहीं चलती होगी। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जहां पे आपके पास डिवाइड की कमांड नहीं चल रही होगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो, या 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो, इस तरह के आपके पास डिफरेंट तरह के जो फंक्शंस है, आपने उन सबके साथ इन ट्राई और कैच को यूज करना है। ट्राई क्या चेक करेगा, ट्राई चेक करेगा कि उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर कोई एक्सेप्शनल अराइज तो नहीं हो रहा। अगर तो अराइज हो रहा है तो फिर वो अपना बताता है कि हाँ अराइज हो रहा है, और फिर वो अपने फंक्शन कैच की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। अब जब कैच को ये पता चलता है कि हाँ यार कोई एक्सेप्शन अराइज हो गया है, तो कैच का काम क्या होता है, कैच फिर चेक करता है उसके अंदर कि कौन सा एक्सेप्शन राइज हुआ है, उस एक्सेप्शन को कैच करता है और फिर उसको हैंडल करता है प्रोग्राम में। फाइनली क्या करता है, द फाइनलिंग ब्लॉक इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट whether an exception is thrown or not thrown. For example, if you open a file, it must be closed whether an exception is raised or not. फाइनली क्या करता है, फाइनली का काम ये होता है कि जो आपकी कैच या ट्राई के ब्लॉक के अंदर एक मैसेज लिखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो फंक्शन है वो थ्रो हुआ या थ्रो नहीं हुआ। फिर इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि लेट से आपने अपना कंप्यूटर खोला, उस कंप्यूटर के अंदर आपने कोई वर्ड की, कोई विंडोज किया, कोई भी फाइल आपने ओपन करी है। अब ये एक्सेप्शन है कि उसको आपने बंद करना है या नहीं, ये अब आपके ऊपर चॉइस आपके ऊपर आ रही है। अगर बंद करना है तो भी वो आपको उस वक्त ओपन करके दिखाएगा, अगर क्लोज नहीं करना तो भी वो फाइल को ओपन करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड की फाइल ओपन करी, बहुत सारी वर्ड की फाइल है, मैंने किसी एक पे क्लिक कर दिया, मुझे फौरन से याद आया क्लिक करते कि यार मुझे इसको नहीं, मुझे दूसरी वर्ड की फाइल को ओपन करना है। अब वहां पे फाइनली का वर्क आता है कि फाइनली क्या करेगा, ऐसा नहीं कि मैं दूसरी वर्ड की फाइल पे क्लिक कर दूं तो जो पहले जिस पे क्लिक कर रहा था वो उसको बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। फाइनली क्या करेगा, उस कमांड को एग्जीक्यूट करके दिखाएगा वेदर मुझे उसको थ्रो करना है या थ्रो नहीं करना। बाय थ्रो मुझे उसको यूज करना है या यूज नहीं करना, मुझे वो फाइल ओपन करके दिखाएगा। फिर आपके पास आता है थ्रो। थ्रो क्या करता है, a program throw an exception when a problem shows up. This is done using a throw keyword. प्रोग्राम एक्सेप्शन को उसी वक्त थ्रो करता है जब आपका प्रॉब्लम नजर आए, और इसको थ्रो के कीवर्ड से यूज किया जाता है। अच्छा, अब आपने कमांड लिखी, आपने ऑब्जेक्ट लिखी, आपने ये चारों चीजें भी उसके साथ ऐड कर दी प्रोग्राम में। खैर अभी मैं नहीं कह रहा कि जब आपके पास जो असाइनमेंट है आप उसके अंदर उसको ऐड करो या नहीं, लेकिन एक जनरलाइज बात कर रहे हैं, जब आगे जाके कभी आप प्रोग्राम करो तो उसके अंदर जब ये ट्राई या कैच या फाइंडिंग का प्रोग्राम आप यूज करते हो तो इनको कैसे पता चलता है कि यार इसके अंदर एक्सेप्शन आया है या नहीं, या ट्राई को कैसे पता चलता है कि यार मुझे इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है या नहीं, या कैच को कैसे पता चलता है कि जो एक्सेप्शन बन गया है, जो ट्राई ने देख लिया है कि हाँ यार इसके अंदर एक्सेप्शन एक्टिवेट हुआ है, तो फिर मैं अपने अंदर चेक करूँ कौन सा वाला एक्टिवेट हुआ है। तो इन चीजों को बताने के लिए थ्रो का फंक्शन होता है। थ्रो क्या करता है, चेक करता है कि अगर तो आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन राइज हुआ है तो ट्राई कैच फाइनली का वर्क होगा, नहीं तो इस चीज को स्किप करके आप आगे चले जाओगे। याद बात क्लियर है? जी सर। इसके बाद आता है फिर आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, मतलब लिखने का तरीका।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है, assuming a block rises an exception, a method catches an exception using a combination of try and catch keyword. A try/catch block is placed around the code that might generate an exception. Code within a try-catch block is referred to as protected code, and syntax for using try-catch looks like do. इतनी बड़ी 4-5 लाइन होगी जो इंग्लिश है, इसके अंदर आपको सिर्फ ये बात बताई जा रही है, अज्यूम करो कि कहीं पे किसी ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन हो गया, अब या एक्सेप्शन हो सकता है, हम क्या करते हैं, इस चीज को चेक करने के लिए, इस चीज से बचने के लिए एक ब्लॉक बनाते हैं, या कहो कि एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं, एक लिमिट बनाते हैं ट्राई और कैच की, और अपने पूरे ब्लॉक को उस लिमिट, उस ट्राई कैच की बाउंड्री के अंदर, ब्लॉक के अंदर प्लेस कर देते हैं। तो अब ये ट्राई कैच जो है, ये जितना भी कोड आपने ट्राई कैच के अंदर डाला, ये सारा कोड प्रोटेक्टेड होता है, बाहर का कोई बंदा इस कोड को एक्सेस नहीं कर सकता। अब इन्होंने कहा कि भाई इसका जो ट्राई और कैच का जो एक सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह का नजर आता है कि ट्राई, अब ट्राई क्या करेगा, स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सेप्शन, चेक करेगा कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि एक्सेप्शन को कॉज कर सकती है। अब अगर कोई स्टेटमेंट आपने कैच कर ली, लेट्स से कि लाइन नंबर 4 के अंदर कोई इशू आ रहा है, कोई इस तरह के एक्सेप्शन आ रही है, तो अब हमारे पास डिफरेंट तरह के एक्सेप्शन हो सकती हैं। हमने कैच के साथ लिख दिया कोई भी एक चीज, तो बता दिया कि भाई एरर हैंडलिंग कोड, फिर एक्सेप्शन 2 का नाम दे दिया एरर हैंडलिंग कोड, एक्सेप्शन जितने भी 2 3 4 5 8 10 12 एरर हैंडलिंग कोड। और अगर ट्राई ने इस चीज को चेक नहीं करा तो फिर आप क्या लिखते हो, फाइनली स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे वो स्टेटमेंट आती है जो इसमें से कैच हुई है। लेट्स से कि यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो कैच हुआ है, तो हम कहते हैं फाइनली, फाइनली के अंदर वो वाली स्टेटमेंट, वो वाली एक्सेप्शन का आउटपुट जो है, एक्सेप्शन में जो प्रिंट मैसेज है, जो भी मैसेज है, आउटपुट है, वो यहाँ पर आ जाता है, फिर हम फाइनली को बंद करते हैं। फिर ये क्या रहा है, यू कैन लिस्ट डाउन मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स टू कैच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन इन केस you try block rises more than one exception in different situation। ये कह रहा है कि हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स, एक से ज्यादा आप ट्राई और वो जो है ट्राई कैच को यूज कर सकते हो एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स के लिए। ओके, जरूरी नहीं कि आप इतने सारे जैसे के ऊपर आपने एक्सेप्शन देखा कि एक्सेप्शन 1 एक्सेप्शन 2 3 4 एन तक जा रहा है। अगर आपको पता है कि सिर्फ इसके अंदर यही एक्सेप्शन आता है, आ सकता है, तो आप सिर्फ उसी एक को यूज करो। अगर आपको नहीं पता लेकिन आपको 4 5 6 पे शक है कि यार ये वाला एक्सेप्शन भी हो सकता है कि आ जाए, तो आप क्या करते हो कि वो वाले एक्सेप्शन, वो वाले सारे एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन जो है आप उसके अंदर लिस्ट डाउन कर देते हो। फिर वहां बात आता है एक्सेप्शन क्लासेस इन सी हैश। सी हैश के कुछ इंपॉर्टेंट कह लो, कुछ जाने वाले कह लो, या कुछ इस तरह के जो आते रहते हैं एक्सेप्शंस, उनके बारे में। सी हैश एक्सेप्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लासेस। सी हैश के जो मोस्टली एक्सेप्शंस होते हैं वो क्लास की वजह से जनरेट होते हैं। क्लास की वजह से क्यों होते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास के अंदर कुछ और लिखा होता है, हम ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ और कॉल कर रहे होते हैं, कुछ दूसरा वेरिएबल या कुछ दूसरी टाइप, डेटा टाइप यूज कर रहे होते हैं। इस तरह के डिफरेंट आपके पास एक्सेप्शन चीजें हो सकती हैं। द एक्सेप्शन केसेस इन सी हैश आर मेनली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्राइव फ्रॉम सिस्टम डॉट एक्सेप्शन क्लास। जितने भी आप एक्सेप्शन की ये क्लासेस बनाते हो ट्राई और कैच की, ये ज्यादातर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिस्टम डॉट एक्सेप्शन क्लासेस के अंदर मौजूद होती है। आप इसको लाइब्रेरी के अंदर यूज कर सकते हो। सम ऑफ द एक्सेप्शन क्लासेस डायरेक्ट फ्रॉम सिस्टम क्लासेस आर। अब मसला ये है कि जब हम अपने प्रोग्राम की बात करते हैं, जब अपने किसी कोड की बात करते हैं रन एग्जीक्यूट के टाइम पे,
तो किसी भी प्रोग्राम को रन करते वक्त आपके पास दो तरह के सॉफ्टवेयर वर्किंग कर रहे होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपके पास एक्सेप्शन दोनों ही चीजों के अंदर आ सकता है। समटाइम्स एप्लीकेशन इशू कर देता है कि यार समटाइम्स एप्लीकेशन ही आपके पास इशू कर देता है, जनरेट नहीं होता, वर्जन उसका सही नहीं होता एंड डिफरेंट इस तरह के और समटाइम्स आपका सिस्टम अफेक्ट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक गेम डाउनलोड करा, आजकल के दौर में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग अब तो मैं पबजी खेल रहे हैं, पहले अगर आप अभी CS खेलो तो आजकल के जो आपकी सिस्टम है, जो विंडोज वगैरह आ रही है 7 हो गई या 10 वगैरह हो गई, इसके अंदर वो काउंटर स्ट्राइक चल, मतलब जब आप इंस्टॉल करोगे तो स्टार्टिंग में आपको एक एरर जनरेट करके देगा 15 MB मेमोरी इस तरह करके। वो एक एक्सेप्शन केस है, तो ये, लेकिन वो केस आपके प्रोग्राम की वजह से जनरेट नहीं हो रहा है। वो एरर जो है, वो एक्सेप्शन जो है आपके सिस्टम की वजह से, आपकी जो एप्लीकेशन आप अगर यूज कर रहे हो, सॉरी जो आप अपना सिस्टम यूज कर रहे हो, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उसकी वजह से हो रहा है। ऐसे एक्सेप्शन को आप कहते हो सिस्टम डॉट सिस्टम एक्सेप्शन। ऐसे एक्सेप्शन, ऐसे केसेस, ऐसे एरर्स जो किसी सिस्टम की वजह से जनरेट हो रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम एप्लीकेशन को कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड होते हुआ जब आप उसकी कोई एक आध फाइल मिस हो जाती है या करप्ट हो जाती है, और जब आप उस चीज़ को रन करते हो तो वो प्रोग्राम उसको रन नहीं कर रहा होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जावा का प्रोग्राम लिखा और आप C# के इंटरप्रेटर या कंपाइलर से उसको डीबग कर रहे हो या कंपाइल कर रहे हो, तो वो आपको एक एरर जनरेट कर रहा होगा कि यार ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, या ये मेरी पहुंच में नहीं है, ये मेरी लिस्टिंग के अंदर नहीं है, मैं ये काम नहीं करता। इस तरह के हमारे डिफरेंट तरह के एरर्स आ रहे होंगे। ऐसे एरर्स जो आपकी अपनी एप्लीकेशन की वजह से, आपकी अपनी एप्लीकेशन की वजह से जनरेट हो रहे हो, कहलाते हैं सिस्टम एप्लीकेशन। नाउ द सिस्टम डॉट एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास सपोर्ट एक्सेप्शन जनरेटेड बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये वो एक्सेप्शन या ये वो क्लासेस हैं या ये वो एक्सेप्शन है जो कि जनरेट होते हैं या जो कि डील करते हैं किसको, उन एक्सेप्शंस को जो एप्लीकेशन प्रोग्राम की वजह से जनरेट होती है। Hence the exception defined by the programmer should derive from this class. So जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओ तो इस तरह का एक्सेप्शन केसेस का प्रोग्राम बनाओ तो एप्लीकेशन एक्सेप्शन को यूज करना जरूरी है। ये कहो कि इसको ख्याल में रखना चाहिए। सिस्टम डॉट सिस्टम एक्सेप्शन क्लासेस जो है बेस करती हैं आपकी क्लास या जो प्री डिफाइंड सिस्टम की एक्सेप्शन है उसके ऊपर। कुछ सिस्टम एक्सेप्शन क्लासेस जो है वो आपको फिर नीचे टेबल के अंदर लिस्ट डाउन की हुई है। सबसे पहले system.io एक्सेप्शन, ये वो एक्सेप्शन है जो आपकी हैंडल करती है आईओ एरर्स को। आईओ एरर्स से मुराद ये है इनपुट आउटपुट एरर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में जो आपके पास यूएसबी करता है यूज नहीं था, हम यूज करते थे कीबोर्ड और माउस के लिए PS2 केबल्स। अब उसके अंदर सबसे बड़ा एक्सेप्शन केस क्या होता था, जब आप प्रोग्राम चलाते थे और आपका लेट्स से माउस नहीं चल रहा, आपने नया माउस लगाया, अब आपको अपनी विंडोज दोबारा से चलानी पड़ेगी, दोबारा से विंडो को आपने एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। या कभी अभी भी खैर ऐसा है डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर आप बगैर कीबोर्ड लगाए अपना सिस्टम ऑन करोगे तो वहां पर आपको एक एरर जनरेट करेगा विंडोज स्क्रीन शो करने से पहले या कहोगे डेस्कटॉप शो करने से पहले। उस पर लिखा हुआ होगा कि कीबोर्ड नॉट फाउंड। ये वो सिस्टम है जो आपके, या ये वो एरर्स हैं जो आपके इनपुट या आउटपुट किसी भी तरह की वायर हार्डवेयर वाइज आप कह लो या प्रोग्रामिंग वाइज आप कह लो जनरेट हो रहा होता है। अब प्रोग्रामिंग से बात क्या है, आप C# का प्रोग्राम कर रहे हो जिसके अंदर आप लिखते हो सिस्टम डॉट आउट, जिसके अंदर आप लिखते हो कंसोल डॉट
आउट डॉट प्रिंट इस तरह करके सिस्टम डॉट कंसोल डॉट आउट डॉट प्रिंट या सिस्टम डॉट कंसोल डॉट प्रिंट, लेकिन आप उसकी जगह पर जावा का प्रिंट एफ यूज करना शुरू कर दो या जावा का आप स्कैन एफ यूज करना शुरू कर दो राइट लाइन या रीड लाइन के अलावा अगेंस्ट में, ऐसी सिचुएशन में ये आपके पास आईओ एरर होगा सिस्टम डॉट आईओ एक्सेप्शन का। जब आप प्रोग्रामिंग करना शुरू करोगे, जो मैंने प्रोग्राम वगैरह आपको दिए हैं या पहले जो कराए हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो जब आपके पास एरर आएगा आप उसके एरर्स के अंदर देखना आपको यही वाली चीजें मोस्टली नजर आ रही होंगी। फिर आता है आपके पास सिस्टम डॉट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज उस वक्त आता है जब आपने किसी एरे की लिमिट डिफाइन की हो और आपका जो इंडेक्स है, आपकी जो वैल्यू है वो उस एरे से बड़ी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरा जो एरे है वो 5 यूनिट तक जा सकता है, मतलब वो उसके अंदर 5 प्लेसेस है। अब 5 प्लेसेस में आप ये है लेट्स से कि ए एरे, एरे का नाम है बी का एरे लेट्स से। अब बी के एरे के अंदर अगर 5 प्लेसेस है तो उसका मतलब ये है कि वो B0, B1, B2 में B3 और फिर B4 होगा। लेकिन अगर मैं प्रोग्राम करते वक्त कहीं पे B5 या B5 से अबव कोई दूसरी वैल्यू यूज कर लो, ये जो सेंटेक्स होता है ये वो नंबर होता है जो हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं बताने के लिए कि हमारा जो एरे है वो कितना बड़ा है। तो अगर आप उस इंडेक्स को उसकी रेंज से ज्यादा बड़ा लिख दोगे या उसकी रेंज से बड़ा इंडेक्स यूज कर रहे होगे तो ऐसे एरर को आप बोलोगे सिस्टम, या ऐसे जो एरर का आपके पास एक्सेप्शन आ रहा होगा उसको बोलते हैं सिस्टम डॉट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एग्जीक्यूशन। ओके, अब आपके पास तकरीबन 30 सेकेंड्स बचे हैं। इस सेकेंड पॉइंट तक आप में से किसी को कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लो, फिर ये क्लास खत्म होगी उसको फौरन ज्वाइन करके आगे का प्रोग्राम देखेंगे। तो कोई बात पूछनी है आप में से किसी को? नो सर। आपको कोई बात पूछनी है? नो सर क्लास अभी स्टार्ट होगी फौरन? हाँ ठीक है सर। ये एंड होगा बिल्कुल 1 मिनट के अंदर, फिर दोबारा